गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 में जो लोकतंत्र का अध्याय चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक परीक्षण है, इसके जो गुण है या जो पक्ष में तर्क है उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष या इसके विपक्ष में तर्क। तो कौन सी कमियां हैं जिनके कारण लोकतंत्र को उपयुक्त नहीं माना जाता। तो आइए एक एक इसके जो बिंदु है उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अपना जो लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण है इसमें दोष पढ़ रहे हैं। तो पहला बिंदु है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में व्यक्ति को एक विवेक सम्मत एवं बुद्धिवान व्यक्ति माना जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग अपने परिपक्व निर्णय देने में करेगा। लेकिन वास्तविक रूप से या व्यावहारिक रूप से अपन बात करें तो ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो एक अबौद्धिक प्राणी है और वह अपने संवेगों एवं आवेगों से चालित होता है, संवेगों और आवेगों के माध्यम से चलता है। तो वह व्यावहारिक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के स्थान पे एक भीड़तंत्र पाता है। इसलिए लोकतंत्र एक उपयुक्त शासन नहीं है। यह इसका प्रथम दोष हो गया। दूसरी बात आती है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। अब जिस भी राष्ट्र में लोकतंत्र है वहां पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस शासन प्रणाली से अपने आप को अलग रखते हैं, उदासीन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को अलग रखता है। तीसरा जो इसका दोष है वो है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रम। लोकतंत्र में हम यह मानते हैं, इसके लाभ में पढ़ा था कि लोकतंत्र नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय भक्ति की शिक्षा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी जो समस्या है या राष्ट्र की जो समस्या है उसको अपने स्वार्थ से जोड़ करके देखते हैं और उस राष्ट्रीय समस्या को अपने दल के जो सिद्धांत है उनमें डाल करके लोगों में या वर्गों में एक दूसरों को भिड़काते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई शैक्षणिक महत्व नहीं है। यह एक भ्रम है कि लोकतंत्र से हमें शिक्षा मिलती है। अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में ये मानते हैं अपन कि इसमें राजनीतिक जो स्वतंत्रता और समानता मिलती है, लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता और जब आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता है तो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता अर्थहीन हो जाती है, उनका कोई उपयोग नहीं है। और साथ में यह भी है कि लोकतंत्र में जो चुनाव में जो व्यक्ति खड़े होते हैं वो धनिक व्यक्ति होते हैं। अपने धन बल के आधार पे वो अपना टिकट प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, जब वो चुनाव में जीतते हैं अपने धन से, तो फिर जो शासन की नीतियां वगैरह बनाते हैं वो भी धनिक लोगों के या धनिक वर्गों के हितों के अनुसार बनाते हैं। इसलिए गरीब का अहित होता है या गरीब की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए यह स्वतंत्रता एवं समानता भ्रमपूर्ण है। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता को इसमें महत्व नहीं दिया जाता। आगे है इसमें राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। जो राजनीतिक दल है उनका भी दुष्प्रभाव है। कैसे? किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल अपने नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुसार लोगों को जागरूक करते हैं
समझाते हैं, राष्ट्र के हित की जो बातें होती है वो बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो ही राजनीतिक दल आखिर में राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति की जो भावना होती है उससे ग्रसित होते हैं। उनकी धारणा सिर्फ अपने दल को सर्वोपरि रखने की होती है। इस प्रकार राजनीतिक दलों का भी दुष्प्रभाव होता है। आगे है इसमें अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन प्रणाली मानते हैं, लेकिन आलोचकों का मत है कि लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। किस प्रकार है? लोकतंत्र जनता का शासन है और जो सरकार है या शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन कोई भी राष्ट्रीय असफलता यदि प्राप्त होती है सरकार को, तो वह जो पक्ष है या जो सरकार है उस असफलताओं का जो भार है या जो कमी है वो विपक्ष पर डाल देते हैं कि विपक्ष ने आंदोलन किया या अड़ंगा लगाया, इस वजह से यह असफलता प्राप्त हुई। और विपक्ष के जो लोग होते हैं इस असफलता के पीछे सरकार की नीतियों की कमजोरी या सरकार की कमजोरी मानते हैं। तो इसलिए अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मानी जाती है। आगे इसका जो दोष है वो है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में जो नीति निर्धारण होता है वो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, वो अनेक समितियों के माध्यम से या व्यवस्थापिका के में जो लंबी चौड़ी बहस होती है उसके माध्यम से होते हैं। तो उसमें बहुत समय और धन का अपव्यय होता है। साथ ही जो आम चुनाव होते हैं उनमें भी बहुत धन खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है। इसलिए इसे लोकतंत्र को जो कमजोर देश है या गरीब राष्ट्र है उनके लिए गलत माना जाता है कि एक खर्चीली प्रणाली है। आगे है इसमें जो दोष है इसका अगला 8वां वो है उदासीन मतदाता। लोकतंत्र में जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं वो भी उदासीन है, वो भी निष्क्रिय हैं। इतने प्रचार प्रसार के बाद में, जागरूकता के बाद में राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करते हैं, सरकार भी या चुनाव आयोग भी प्रचार प्रसार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, फिर भी 50 से 60% तक ही वोटिंग होती है। क्यों? कि सभी जो मतदाता है वो उदासीन है, वो समझते हैं कि इससे अपने को क्या मिलने वाला है, और इस वजह से जो अयोग्य है जो अयोग्य व्यक्ति है वो चुनकर चला जाता है, क्योंकि जो मतदाता है वो ही उदासीन है। तो फिर वो शासन इस प्रकार से ही चलता है। आगे है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। लोकतंत्र को संकट काल के लिए कमजोर शासन माना गया है। इसका उदाहरण भी अपने सामने है। युद्ध एवं संकट के समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अनेक यूरोपीय लोकतांत्रिक देश है वो ब्रिटेन को छोड़ के नाजी जर्मनी के सामने कमजोर पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी यूरोप के जो लोकतांत्रिक राज्य थे वो सोवियत संघ के सामने कमजोर दिखाई दिए। इसलिए लोकतंत्र संकट काल के समय एक कमजोर शासन साबित होता है। इसमें निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके आधार पे ही निर्णय लिया जाता है। अगला है इसमें लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। इसका जो लाभ था या जो गुण था लोकतंत्र का, उसमें यह बात कही गई थी कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है, लेकिन यहाँ मानते हैं कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो यह मानते हैं कि लोकतंत्र पूंजीवादियों का है और ये पूंजीवादी जो वर्ग है उन्हीं के हितों में काम करता है। तो पूंजीवादी
अपनी नीतियां और जो कार्यक्रम है वो उन्हीं के हितों के लिए करेंगे। इसलिए इसमें लोकतंत्र में जो यूरोपीय देश हैं वो पूंजीवाद एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद को महत्व देते हैं, लेकिन वर्तमान में यही जो यूरोपीय देश हैं वो राजनीतिक साम्राज्यवाद की बात नकारते हैं, लेकिन एक नया जो तरीका है जिसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं या जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद की बात करते हैं। अब आर्थिक साम्राज्यवाद या जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं वो कैसे होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से ये एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे अपनी कंपनियां स्थापित करके उन नव उपनिवेशवाद स्थापित कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक साम्राज्यवाद को छोड़ के अब आर्थिक साम्राज्यवाद अपना रहे हैं। इस प्रकार जो लोकतंत्र है विश्व शांति का समर्थक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।